गुड आफ्टरनून क्लास, मैं अजय सिंह। आज हम लोग अवध कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग्स इतिहास विशेष आरपीएफ कांस्टेबल पीवाईक्यू भाग 5 करने के संदर्भ में बात करेंगे। क्लियर है? तो ये समझ लीजिएगा कि आज जो देखा जाता है रेलवे के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो हम लोग काम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये होती है कि आप जो आए हुए सवाल है उनको करेंगे और उसके करने से प्रॉफिट हमें ये मिलता है कि हम उसका ऐसा एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो सवाल आए वो तो शो गुड। निम्नलिखित में कौन ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? क्वेश्चन, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सीधे वयोवृद्ध। ग्रैंड ओल्ड मैन, सीधे से एक सवाल आता है वयोवृद्ध नेता या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वयोवृद्ध भारतीय। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग सही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 3, जिसका नाम है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? दादा भाई। ये वयोवृद्ध नेता भी हैं और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता, 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की, 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की। सीधे 3 अधिवेशन कौन है आप देखेंगे? एक अधिवेशन, 2 अधिवेशन, 3। 1886 ये कहां था? कलकत्ता। यहां पर अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता। 1893 ये कहां था? लाहौर। और 1906 ये भी कहां था? तो आप बताएंगे ये कहां था? तो कलकत्ता। अब देखो, 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसे दादा भाई नौरोजी ने कहा जाता है, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। 1886 कलकत्ता में, 1893 लाहौर में, 1906 कलकत्ता। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता। महादेव गोविंद रानाडे का नाम आता है, आपको ध्यान रखना है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब, कहां? महाराष्ट्र, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना। अब देखो, तो बाल गंगाधर तिलक जिन्हें गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, इनको ये भी एक सवाल बनता है, गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी के राजनीतिक गुरु थे, राजनीतिक गुरु। सीधे सवाल पूछा जाता है गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो आप बताएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे या एमजी रानाडे ने की थी। आरसी दत्ता इतिहासकार के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इन्होंने काम किया है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। इनकी एक पुस्तक है द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें भारत की गरीबी का उल्लेख किया गया है। पुस्तक का नाम क्या है? द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक है जिसमें द पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिस पुस्तक में ड्रेन थ्योरी, धन निष्कासन, धन बहिर्गमन के सिद्धांत का भी स्वरूप दर्शाया गया है इस पुस्तक में। तो द पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में धन बहिर्गमन के सिद्धांत की संकल्पना दी गई है, जिसे दादा भाई नौरोजी के द्वारा बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर का, बड़ी सोच के साथ काम किया है। तो द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? महादेव गोविंद रानाडे। गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले।
क्लियर है। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर, 1906 कलकत्ता। क्लियर है। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द की संकल्पना दी गई थी। सवाल पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द की संकल्पना दी गई थी, तो आप बताएंगे 1906। कब? 1906 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो कलकत्ता में आयोजित किया गया था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। उसी अधिवेशन में स्वराज शब्द की सर्वप्रथम संकल्पना दी। अधिवेशन के संदर्भ में जब स्वराज शब्द की बात आएगी तब आप बताएंगे दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में वो अधिवेशन 1906 कलकत्ता में आयोजित हुआ था। क्लियर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया है? तो सांप सीढ़ी का सृजन किसने किया है? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। एक समाज के उत्थान पे बड़े पैमाने पर काम किया है। इनका नाम है ज्ञानदेव। आर्यभट्ट वो आर्यभट्ट हैं जिन्होंने सर्वप्रथम जीरो की शून्य की संकल्पना दी। वाराहमिहिर एक गणितज्ञ हैं। ब्रह्मगुप्त वाराहमिहिर इन्होंने गणित के साथ साथ ज्योतिष पर भी काम किया है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा भारत के सबसे पुराने सिक्के? तो तांबे के सिक्के नहीं, पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क, पंच चिन्हित, इनको हम कभी कभी एग्जाम में लिख के आ जाता है पंचमार्क सिक्के। ध्यान रखना, पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के की बात आए तो पंच चिन्हित, तो इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ये सही। शीशे से सिक्के सातवाहन वंश, कौन सा? सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा, सातवाहन वंश के शासकों। किस वंश ने शीशे के सिक्के चलवाए? तो आप बताएंगे सातवाहन वंश। कुषाण सिक्कों की बात, सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में। ध्यान रखना है, कुषाण काल में एक बिम कैडफिशस, कुजल कैडफिशस, ये जो शासक हुए इनके समय स्वर्ण के सिक्के सबसे प्रचलित, सबसे बड़ी मात्रा में चले थे, जो स्वर्ण सिक्के अर्थात कुषाण काल। तो निम्नलिखित कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे? तो पंच चिन्हित सिक्के, जिन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? बेलगांव। कौन सा है? बेलगांव। ये पड़ता कहां है? तो आप इसको बताएंगे कर्नाटक। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। मात्र एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्तित्व का नाम आता है, तो महात्मा गांधी। सिर्फ एक अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की अपने जीवन में, वो बेलगांव अधिवेशन है। और बेलगांव कहां पड़ता है? कर्नाटक। और ये अधिवेशन हुआ कब था? बेलगांव जो अधिवेशन है ये आपको बताना होगा, ये अधिवेशन भैया 1924। कब? 1924, जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की थी। क्लियर है। नेक्स्ट, दूसरे गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो महात्मा गांधी। 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो आप बताएंगे 1931। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताएंगे? 1931 में हुआ। दूसरा, अधिवेशन का नेतृत्व किसने किया? सवाल पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का निर्णय लेती है। किसके नेतृत्व में? गांधी। तो ये 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो देखा जाता है कहां हुआ था, तो आपको यह बताना होगा लंदन में। जगह कौन थी? सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उस अधिवेशन में कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व करने वाले भारतीय जो थे, जिनका नाम था महात्मा गांधी। क्लियर है। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष,
इसका अखिल भारतीय कामगार ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, एटक बोला जाता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आए, बात आएगी तो लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत। बीजी तिलक कभी भी कांग्रेस किस अधिवेशन, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। सवाल पूछा जाए कौन सा राष्ट्रवादी नेता था, कौन सा गर्म मिजाजी था, कौन सा ऐसा नेतृत्व करता था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं हो पाया, तो नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो लाला लाजपत राय। गोपाल कृष्ण गोखले तो आप जानते हैं, गांधी के राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, महाराष्ट्र में रमोशी किसान सेना, महाराष्ट्र में रमोशी किसान सेना नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना होगा रमोशियों का नेतृत्व महाराष्ट्र में किसने किया है। तो आप कैसे टिक करेंगे? एक नाम आता है मराठावाड़ के अंतर्गत, मराठा नेतृत्व में था और खासकर बहुत ज्यादा किसानों के संदर्भ में इन्होंने काम किया है। वो नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। क्या नाम है? वासुदेव बलवंत फड़के। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे, आप जानते हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक एक कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष नहीं रहे और मराठा और केसरी इनकी पत्रिकाएं हैं जो मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी और केसरी मराठा अंग्रेजी में थी और केसरी मराठी में थी। क्लियर है? वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। क्लियर? अगस्त प्रस्ताव कब आया? आपको ध्यान रखना है अगस्त प्रस्ताव कब हुआ। या जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, उस विश्व युद्ध के दौरान देखा गया है कि अगस्त प्रस्ताव, उस विश्व युद्ध के दौरान देखा गया कि अगस्त प्रस्ताव इसलिए आया था कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीयों का सहयोग लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने एक चाल चली और 8 अगस्त को प्रस्ताव लाया गया जिसमें कहा गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेट की संकल्पना के साथ आगे रखेंगे। लेकिन यह अगस्त प्रस्ताव पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है। क्लियर है? तो कब आता है? 8 अगस्त 1940। डेट क्या थी? 1940 अगस्त, 8 अगस्त 1940। ये था अगस्त प्रस्ताव। नेक्स्ट, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया? किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा आंदोलन के लिए उन्मूलन चलाया? एक नाम आता है राजा राम मोहन राय। क्या नाम आता है? राजा राम मोहन राय। पंडिता रमाबाई, ये भी समाज सुधारक हैं। ईश्वर चंद्र, ये देखा जाता है विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया, पर बल दिया। क्लियर है? महादेव गोविंद राणा ने, पंडिता रमाबाई क्या है? समाज सुधारक है, समाज सुधारक है। ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया। समाज सुधार, सती प्रथा उन्मूलन की बात आती है तो राजा राम मोहन राय। और गवर्नर जनरल की जब बात आएगी तो आप बताएंगे कौन उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था? तो आप बताएंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में देखा जाता सती प्रथा उन्मूलन की रूपरेखा एकदम पूरी तरह से तय हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप क्या है? स्तूप एक प्रकार का देखा जाता है ऐसे बनता है। ठीक है। आवासीय क्षेत्र, खुला सभागार, प्रार्थना सभा, सावधान। तो इस स्तूप क्या है? एक समाधान टीला है।
आप देखते हैं स्तूप क्या है, जैसे सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। आपसे सीधे पूछा जाता है सांची का स्तूप, सांची का स्तूप, तो ये पूछा जाता है ये कहाँ है, तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित देखा जाए, बुद्ध की बारे में, बुद्ध की संकल्पना के साथ एक स्तूप बनाया गया, जिसमें बताया गया उनके कुछ अंग प्रत्यंग, उनके जो तो अंग थे उनको उसमें रखा गया, इससे एक स्तूप, एक समाधान उनका, मतलब एक समाधि स्थल टाइप में बनाया गया, एक स्तूप होता है। तो स्तूप क्या है, एक समाधान टीला, न आवासीय क्षेत्र है और न सुलह सभागार है, न प्रार्थना सभागार, तो इसका आंसर सही है सावधान टीला। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा, सीधे सवाल, निम्नलिखित में कौन सा महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था, तो आप जीवक चिंतामणि काट दीजिएगा, शिल्पाधिकारम काट दीजिएगा, रामायण काट दीजिएगा, हटा दीजिएगा, तो क्या है महाभारत। वेदव्यास महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा, तो आप बताएंगे महाभारत। अच्छा, एक सवाल बनता है, रामायण की रचना हुई कि पहले महाभारत की, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले रामायण की कृष्णाएं, ऐसे दिमाग में रखना, सबसे पहले रामायण, उसके बाद में महाभारत। ये सवाल आता है कि निम्न में से सबसे पहले किसकी रचना, महाभारत की कि रामायण की, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन होता है रामायण, महाभारत और अदरवाइज 2 ऑप्शन। तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले रामायण की रचना हुई थी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था, तो आप क्या बताएंगे महाभारत। शिल्पाधिकारम, जीवक चिंतामणि, रामायण, रामायण की रचना किसने की थी, सबको पता है। शिल्पाधिकारम, इलांगो अधिकल, शीतले सतनार, ये सब दक्षिण भारत के देखा जाता है कवि हुए हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि शिल्पाधिकारम की रचना किसने की, रामायण की रचना किसने की, महाभारत की रचना किसने की। क्लियर है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना होगा, शिल्पाधिकारम की रचना किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे हम बताए थे ये दक्षिण भारत के हुए हैं, इनका नाम है इलांगो अधिकल। क्या नाम है, इलांगो अधिकल। नूपुर की कहानी का वर्णन है इसमें, किसकी कहानी का वर्णन इसमें है, नूपुर की कहानी का वर्णन है। जीवक चिंतामणि की रचना किसने की, तो आपको यह ध्यान रखना है, जीवक चिंतामणि की बात आती है, देख भी ये क्या है, जीवक चिंतामणि ये तमिल महाकाव्य है। क्या है ये, तमिल महाकाव्य है। त्रिकुदेवर, क्या नाम है, त्रिकुदेवर, ये तो सब लोग पता ही है। तो महाकाव्य ऋषि वेदव्यास द्वारा महाभारत। नेक्स्ट, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या था, व्याकरण। क्या था, व्याकरण। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय पूछा जाएगा तो आप बताएंगे व्याकरण। क्लियर है, ये क्वेश्चन ना कि ज्योतिष, ना विज्ञान, ना अंकगणित, पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। पाणिनि को संस्कृत का जनक भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, पाणिनि को संस्कृत का पिता कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, दंतिदुर्ग। कौन था, दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछा जाएगा, आप बताएंगे दंतिदुर्ग। सातकर्णी ये कहां से है, ये ध्यान रखना, सातवाहन वंश का, सातवाहन वंश का। ये सातवाहन वंश का शासक है। पुलकेशिन द्वितीय, ये पुलकेशिन नाम है, तो पुलकेशिन कई हुए, प्रथम द्वितीय के बारे में हम नहीं ऐसे बोलेंगे। अमोघ वर्ष,
ये भी राष्ट्रकूट शासक है, राष्ट्रकूट शासक। लेकिन सवाल पूछा जाता है संस्थापक का, तो आप बताएंगे दंती दुर्ग। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में 24 जैन तीर्थंकरों अंतिम स्थान किसका माना जाता है? तो महावीर। ये कौन से क्रम में है? 24वें तीर्थंकर हुए हैं, 24वें तीर्थंकर हुए हैं। ये 24वें तीर्थंकर हुए हैं। कौन? महावीर। इनका जो देखा टैग लाइन है वो सिंह का है। क्या है? सिंह चमक। और अजीतनाथ, ये बहुत पूछा जाता है, हाथी। अजीतनाथ हाथी। और तो आपको पता ही है निम्नलिखित में किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता? तो महावीर हैं। महावीर 24वें तीर्थंकर हुए हैं जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। क्लियर है। नेक्स्ट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, इन सब के बारे में आप लोगों को काफी पता होगा। बहुत ज्यादा चीजें बताने वाली नहीं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया पुस्तक की स्थापना, पुस्तक की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो ये देखा गया ये गांधी के राजनीतिक गुरु थे। क्लियर। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। बिंदुसार ने बताया जाता है कि बिंदुसार के बारे में यह बताया जाता है कि इसके बारे में इतिहास बहुत तो नहीं लिखता है, लेकिन इसने विदेशों से सूखे अंजीर, मेवे और दार्शनिक ये सब मंगाने की इसके बारे में बोला जाता है। बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। चाणक्य का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ये भी ध्यान रखना है, विष्णुगुप्त। चाणक्य का नाम पूछा जाए तो आप बताएंगे विष्णुगुप्त। क्लियर है। नेक्स्ट, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक। अशोक जिसे प्रियदर्शी कहा गया। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष अकबर नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। पहले काट दो ऐसे। अकबर बिल्कुल नहीं। कौन है? सम्राट अशोक। अशोक लाट देखे हैं? सारनाथ में सिंह जो चतुर्भुज है, 4 भुजाएं, सीधे सीधे अशोक लाट बोली जाती है। तो समुद्रगुप्त भी नहीं होगा। इन्हें भारत का समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता? भारत का नेपोलियन कहा जाता। ये लिख लो पॉइंट इनका, भारत का नेपोलियन। कविराज है, भारत का नेपोलियन है चंद्रगुप्त मौर्य। अकबर, ये चंद्रगुप्त मौर्य वो है, देखा जाता है मौर्य वंश का संस्थापक। अकबर मुगल शासन का सबसे प्रतापी सबसे प्रभावी बादशाह हुआ। नेक्स्ट, दूसरा तमिल संगम। क्या बात करते हैं? दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर हुआ? कपाटपुरम। कहां हुआ था? कपाटपुरम। तमिल संगम 3 हुए हैं। पहला मदुरई, कपाटपुरम, दूसरा फिर मदुरई। पहला मदुरई, दूसरा कपाटपुरम, तीसरा फिर मदुरई। क्लियर। नेक्स्ट, गुरु ग्रंथ साहिब पवित्र ग्रंथ है किसका? हिंदुओं का, जैनों का, सिखों का, बौद्धों का, सिखों का। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब किसका पवित्र ग्रंथ है? तो आप बताएंगे सिखों का पवित्र ग्रंथ है। और देखा जाता मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ पूछा जाता है कुरान। हिंदुओं का पवित्र रामायण, गीता, ये सब हैं। जैन का जो पवित्र ग्रंथ है देखा जाता है वो एक प्रकार से पूजा स्थल होती है उनकी, और वहां पर
ग्रंथ की संकल्पना तो नहीं मिलती है, लेकिन उनके में संप्रदाय के अंतर्गत जो काम करने के तरीके हैं वो बड़ा प्रभावशाली अलग अलग तरीके से हैं। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र ग्रंथ पूछा जाए कौन सा है, गुरु ग्रंथ साहिब किसका, किस धर्म का, तो आप बताएंगे सिख। किसकी बात करेंगे, सिख की बात है। क्लियर, ये यहां तक है। तो देखा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब। नेक्स्ट, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? आरसी मिशन, आचार्य नरेंद्र देव? बिल्कुल नहीं। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद, विवेकानंद के गुरु थे, के गुरु थे। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ये काशी विश्वविद्यालय देखा जाता है बीएचयू के संस्थापक, बीएचयू के संस्थापक। बीएचयू की स्थापना पूछा जाएगा, स्थापना 1916। स्वामी विवेकानंद, तो इसका आंसर सही है 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे कौन है, तो रामकृष्ण 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद। क्लियर है। तो यहां तक आज हम लोग देखा जाता है पीआईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो एक 5वां भाग है हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट भाग 6 में, तब तक हम आपसे बात करते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, नमस्कार।